तो चैप्टर का नाम क्या है? डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन, जिसमें पहला टॉपिक वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या होता है? किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल सरफेस से निकलने के लिए जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोला जाता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ताकि वो किसी भी मेटल सरफेस को एस्केप कर पाए। डिनोट करते हैं फाई नोट से। फॉर्मूला होता है एच नी नोट। एच होता है प्लांक कांस्टेंट, म्यू नोट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे आ जाएगा। यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, जिसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी लिखते हैं। मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। और प्लेटिनम की सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन होता है, सीजियम का सबसे कम वर्क फंक्शन होता है। किसका? प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा वर्क फंक्शन होता है, सीजियम का सबसे कम वर्क फंक्शन होता है। जैसे प्लेटिनम का कितना होता है, तो प्लेटिनम का हमें बताया गया है 5.56 और सीजियम का हमें 2.14 बताया गया है। याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एमिशन पर, कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे मिनिमम एनर्जी जो उन्हें मिलेगी, तो वो एनर्जी मिलने के क्या क्या माध्यम हो सकता है, मतलब किस किस प्रकार से उन्हें एनर्जी मिल सकती है कि वो उस सरफेस से बाहर निकलें। तो जो फिनोमिना यानी जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन के एमिशन की किसी भी मेटल सरफेस से, वो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन उसे बोलते हैं, या फिर उस प्रोसेस को बोलते हैं, द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग emitted from the metal surface। ये होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन हो जाएगी, जो प्रोसेस हो रही है उसे इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलेंगे। कितने प्रकार का होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन? टोटल 4 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? पहला है थर्मियोनिक एमिशन। अब थर्मियोनिक एमिशन होता क्या है? ये वो फिनोमिना है एमिशन का इलेक्ट्रॉन का, यानी वो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन के एमिशन की फ्रॉम द मेटल सरफेस, जिसके अंदर मेटल को गर्म करा जाता है। जब मेटल के सरफेस को गर्म करेंगे तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको सफिशिएंट थर्मल एनर्जी, मतलब जितनी थर्मल एनर्जी चाहिए उतनी उन्हें एनर्जी मिल जाएगी क्योंकि वो गर्म हो रहे हैं। और उसके बाद वो सरफेस के बैरियर को ओवरकम करेंगे, यानी सरफेस का जो बैरियर उन्हें रोक कर रख रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पाकर उसको पार करने लगेंगे। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है इलेक्ट्रॉन एमिशन की, उसे सप्लाई करा जाएगा थर्मल एनर्जी से। मैंने बोला था ना एनर्जी दी जाएगी, पर किस प्रकार से दी जाएगी वो अलग अलग प्रकार होता है। तो कोई भी मेटल सरफेस को हीट करेंगे तो मेटल सरफेस के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें सफिशिएंट यानी पर्याप्त सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी और उसके बाद वो ओवरकम करेंगे। किसे ओवरकम करेंगे? बैरियर को ऑफ द मेटल। और उसके बाद वो सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। तो जो यहाँ पर जो एनर्जी सप्लाई हो रही है ना, यहाँ पर जो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। तो थर्मियोनिक प्रोसेस के अंदर थर्मल एनर्जी होती है, बस इतना ध्यान रखो, यही होती है थर्मियोनिक एमिशन। वापस बताऊं? ठीक है। मेटल को हीट करेंगे तो उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और बाद में फिर इलेक्ट्रॉन वो बैरियर को पार करके एमिट हो जाएंगे। बस दूसरी सेकेंडरी एमिशन, मतलब प्राइमरी को फेंकेंगे ताकि सेकेंडरी को एनर्जी मिल सके। जैसे थर्मियोनिक के अंदर हमने देखा था हीट के द्वारा एनर्जी दी जा रही थी, तो वो थर्मल एनर्जी हो गई।
इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो थर्मल एनर्जी थी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे ताकि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के पास क्या जा सके, एनर्जी जा सके। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होता है फ्रॉम द सरफेस तो सेकेंडरी एमिशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे, तो जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होंगे जो हमारे पास पहले से होंगे, उन्हें जब हम मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवाएंगे, ये हमारे पास कोई भी एक मेटल सरफेस हो गई, इस मेटल सरफेस पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे प्राइमरी वाले जो हमारे हैं, है ना। इन्हें जब हम स्ट्राइक करवाएंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करेंगे मेटल सरफेस पर, तो वो ट्रांसफ़र करेंगे उनकी कुछ एनर्जी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल पे। इनकी जो कुछ एनर्जी होगी वो ट्रांसफ़र होगी, क्या होगी, ट्रांसफ़र किसके अंदर, मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स में। ये ट्रांसफ़र हो गई and when the energy of this free electron become more than the work function of the metal, तो वो इजेक्ट होता आता है वर्क सरफेस से और उसे बोला जाता है सेकेंडरी एमिशन। तो पूरी प्रोसेस इतनी है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं जो कि प्राइमरी हैं, उन्हें हमने मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करवाया, मेटल सरफेस पर क्या करवाया, स्ट्राइक करवाया। इनकी जो एनर्जी थी उसमें से कुछ एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गई, इलेक्ट्रॉन में, पर किसके, फ्री इलेक्ट्रॉन में, किसके, मेटल के। अब वो जो एनर्जी थी वो मोर देन वर्क फंक्शन हो गई, यानी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एमिट होने के लिए सरफेस से, उससे ज़्यादा इन्हें मिल गई, तो वो क्या हो गया, एमिट हो गया, एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। बस यही है, और इसे बोल दिया जाता है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक। ये बहुत काम आएगा आगे भी। इसमें लाइट का इस्तेमाल करते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो जी देखो, ये वो फिनोमेना है इलेक्ट्रॉन का जिसमें मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, पर कब निकलते हैं, जब लाइट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटोन्स ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी, तीनों में से कुछ भी मेटल सरफेस पर गिरेंगे, उसे बोल दिया जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रोसेस थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले समझो कि फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले, मेटल सरफेस से निकले। हमें वो एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर पहला होता है लाइट रेडिएशन, या तब वो हमें लाइट रेडिएशन से मिलेगी, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या फिर वो हमें फोटोन से मिलेंगी जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सूटेबल होगी। सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब जानता है तू, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिससे कि उनके वर्क फंक्शन की एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी मिल सके इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो ये जो दोनों होते हैं ना, इन्हें ही हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जब मेटल के सरफेस पर गिरेंगे तो जो एनर्जी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम देयर एमिशन इज सप्लाइड बाय फोटॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये रही मेटल सरफेस, हमें पता है मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हें चाहिए एनर्जी,
वो एनर्जी मिल गई इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन से या फिर फोटोन से या फिर लाइट रेडिएशन से। तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे। ये थोड़ी सी बात अलग है, हमें तो बस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन देखना। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वही होता है जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स से एनर्जी मिलती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, और वो मेटल सरफेस से एमिट हो जाते हैं, बस। अब कितने एमिट होंगे कितने नहीं होंगे हमें क्या करना है, पर फिर भी अगर तुम्हें जानना ही है तो लाइट जितनी इंटेंसिटी से पड़ेगी उतने ज़्यादा मिलेंगे। इंटेंसिटी ज़्यादा यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा। ठीक है, अब चौथा बचता है छोटा सा एकदम, चौथा फील्ड एमिशन। ज़्यादा खास नहीं है। क्या होता है, ये वो प्रोसेस है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मेटल की सरफेस से जिसमें हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, इसमें जो एनर्जी किसको मिलेगी, वो एनर्जी हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देनी है एनर्जी मेटल सरफेस के, है ना, मेटल सरफेस, ये हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। बस इतना ही है इसमें एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल रही है जो कि 10⁸ वोल्ट पर मीटर होगी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो बस 4 ही थे, फटाफट से देख लो 4 वापस से, रिवीजन फटाफट से चलते रहेंगे। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकलने के लिए। फॉर्मूला इसका H/νT होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसे यूनिट होती है, मेटल पे डिपेंड करती है, सबसे ज़्यादा प्लेटिनम की, सबसे कम सिलिकॉन की। इलेक्ट्रॉन एमिशन के 4 तरीके होते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है मेटल सरफेस से। उसके बाद थर्मोनिक एमिशन क्या होता है, थर्मोनिक एमिशन में हम फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे हीट करके, और जब हीट करेंगे उन्हें सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी तो मेटल के बैरियर को पार कर देंगे और वो एमिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी इस्तेमाल में आ रही है। सेकेंडरी एमिशन क्या करता है, हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हें हम फेंकते हैं तो उनकी कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर, और वो एनर्जी को इस्तेमाल करके वो हो जाते हैं एमिट। इसे बोल दिया जाता है सेकेंडरी एमिशन। थर्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसके अंदर कुछ लाइट रेडिएशन मान लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मान लो, फोटोन मान लो, जिनकी फ्रिक्वेंसी वो हो जिससे कि उन्हें एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए, फिर उनके बैरियर को पार कर दिया जाए। वो जब इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो इनकी जो एनर्जी होगी वो मदद करेगी, वो एनर्जी होगी, है ना, कि जो एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगी वो उन्हें कहाँ से मिलेगी, वो इन दोनों चीज़ों से यानी फोटो इलेक्ट्रॉन से मिलेगी। उसके बाद वो मेटल से बाहर निकल जाएंगे। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है उतनी ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे लाइट रेडिएशन से। चौथा जो फील्ड एमिशन होता है, वो फील्ड एमिशन क्या होता है, जो हमें इलेक्ट्रॉन्स को हमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के हमें जो एनर्जी देनी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगी, बस 10⁸ वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट है। अगला टॉपिक कौन सा है, ये है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ, ये बोले थे ना फोटो इलेक्ट्रिक बार बार आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी है। इधर अच्छे से डायग्राम देख लियो, इधर आजा, दिख रहा है। इसमें डायग्राम बनेगा, बस डायग्राम को याद कर लेना, क्या पता दे दे। तो डायग्राम ऐसा है जी कि हमारे पास एक क्या बोले इसे हम, एक ट्यूब मान लो, है ना, एक ट्यूब मान लो, ये हमारे पास एक ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे हमने एक रास्ता खोद रखा है, यहाँ पे रास्ता मान लो या फिर यहाँ पे मान लो, एक ही बात है। चलो इधर मान लेते हैं, किताब में भी ऐसा। यहाँ पे एक रास्ता खोद, यहाँ पे 2 प्लेट लगी हैं, एक को हमने कैथोड बोल दिया, एक को हमने एनोड बोल दिया, इसको हमने क्वार्ट्ज विंडो बोल दिया। ये कनेक्ट हो गए, यहाँ से लाइट गिरेगी इस प्लेट पर,
लाइट गिरते ही इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट गिरती है, रेडिएशन गिरती है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये सारे यहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। अब क्या क्या हो रहा है, इस वाले प्लेट से निकलेंगे तो इसे एमीटर बोल देंगे, एमीटर प्लेट। इसमें इलेक्ट्रॉन आके गिरेंगे तो इसे कलेक्टर प्लेट बोल देंगे। कुछ खास नहीं है इसमें। यहाँ पे कनेक्शन जरूरी होता है। सबसे पहले तो हमें एक पॉइंट पे लाना है, तो पॉइंट पे ले आए हम इधर। यहाँ पे हमें एक माइक्रो एमीटर जोड़ना है। माइक्रो का साइन म्यू से लिखते हैं, एमीटर ए, ये हो गया माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर किस काम आता है, मीटर इलेक्ट्रिक, देखो वोल्ट मीटर वोल्टेज को चेक करने के काम आता है, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को नापने के काम आता है। तो माइक्रो एमीटर आ गया। अब यहाँ पे अब चाहे तो हम इन दोनों को जोड़ दें, चाहे तो हम इन दोनों को जोड़ दें, चाहे हम इन दोनों को जोड़ दें। ये चीज़ इसलिए होती है डॉट डॉट बना के क्रॉस रखना, हमें इन्हें ऐसे जोड़ना है दो लाइनों को, है ना। अब देखो ये डायग्राम में समझा देता हूँ अभी तुम्हें। यहाँ पे एक बैटरी लगाओ सबसे पहले, यहाँ पे एक चाबी लगाओ, ये मतलब बैटरी और चाबी एक साथ आती हैं, इतना ध्यान रखो, है ना। ये हो गई की, ये हो गई बैटरी, ये छोटा वाला माइनस बड़ा वाला प्लस, है ना। अब देखो प्लस वाले से एनर्जी जाती है, तो प्लस वाले से एनर्जी गई। अब यहाँ से एनर्जी जाएगी, माइनस वाले से एनर्जी आती है, पर उससे पहले बीच में वोल्ट मीटर लगाओ इधर यू। अब यहाँ पे एनर्जी आते हुए दिखाओ, और यहाँ पे करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है इस चीज़ का, इस डायग्राम को याद करना ही पड़ेगा। ये रेजिस्टेंट यूनिट है, बस इसे कम्यूटेटर बोलते हैं, कम्यूटेटर। बस ये डायग्राम है भाई, और कुछ नहीं है। वापस से सबसे पहले ट्यूब बनाएंगे, ट्यूब के अंदर दो प्लेट होंगी, एक होगी कैथोड एक होगी एनोड। जो फेंकेगी इलेक्ट्रॉन को वो एमीटर हो जाएगी, जो लेगी उसे कलेक्टर बोलेंगे। बाहर से क्या आएगी, बाहर से लाइट आएगी, है ना। यहाँ से जब जारी होगी तो यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर लगेगा, और यहाँ तक यहाँ पे कम्यूटेटर लगेगा। कम्यूटेटर लगने के बाद यहाँ पे जैसे हम बैटरी बनाएंगे तो बैटरी से सीधे यहाँ पे चली जाएगी, है ना, बैटरी से तो सीधे चलेगी। अब यहाँ से चाबी के ज़रिए जाएगी, और हमें तो यहाँ पे जोड़नी थी पर यहाँ पे नहीं जोड़ी, उसकी जगह हमने क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया और यहाँ से इसको यहाँ ले गए। बस चाहे तो वापस से बना के देख लो, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ पे कम्यूटेटर है, सीधे कम्यूटेटर से बनाते हैं। ये रहा कम्यूटेटर, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ से सीधे बैटरी में आ गई, है ना। उसके बाद यहाँ से की आ गई। अब की से हमें सीधे ऊपर जोड़ना था पर नहीं जोड़ सकते, एक तो यूँ जुड़ेगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगेगा, एक यूँ आएगा, है ना, यूँ, और ये इधर नहीं आएगा, यूँ टिक 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 यूँ। यहाँ से ऊपर जाएंगी, यहाँ से नीचे आएगी, देख लो एकदम सेम डिट्टो। गला खराब हो गया। ठीक है, तो भाई अब अगला क्या आता है, इसको डिस्क्राइब करें। डिस्क्रिप्शन, इसको बताओ भाई क्या चीज़ है। तो फटाफट से मैं बोल देता हूँ, उसमें लिखने वाली कोई चीज़ नहीं है, सुनते रहना अच्छे से। ये जो हमने अभी डायग्राम बनाया है, इसके अंदर एक क्वार्ट्ज का वैक्यूम है। ये देखो, ये रहा क्वार्ट्ज का वैक्यूम, जगह है ये रही क्वार्ट्ज की वैक्यूम की जगह, है ना, अंदर जाने वाली ट्यूब फिल्ड विद ए लाइट सेंसिटिव एनोड। जहाँ पे एक लाइट सेंसिटिव एनोड है, ये रहा, एंड ए कैथोड सी। ये है ए, ये है सी, यहाँ पे लिख भी देना तुम, ये है सी, ये है ए, है ना। A potential divider is installed to create the desired potential difference between the cathode and anode। इन दोनों के बीच में देखो पोटेंशियल डिवाइडर, इसको बोलते चाहे किसी को बोल दो, किसी को माइक्रो एमीटर ना, माइक्रोमीटर नहीं, देखो ये रहा वोल्ट मीटर, ये रहा
एक पोटेंशियल डिवाइडर इज इंस्टॉल्ड टू क्रिएट द डिजायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये एक वोल्ट मीटर को लगाया है ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को नाप सकें, और एक एमीटर को लगाया है ताकि हम स्मॉल करंट जो कि कनेक्टेड है, मेजरिंग स्मॉल करंट्स आर कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन, है ना, कि माइक्रोमीटर को तो लगाया कि जो छोटे छोटे करंट होंगे ना, स्मॉल करंट्स को, उन्हें मेज़र कर सकें हम, और वोल्ट मीटर को लगाया है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस को नाप सकें, और डिज़ायर्ड पोटेंशियल डिवाइड है ना, डिज़ायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए ये RN वाली बात लगाई गई है इधर। ठीक है, एक कम्यूटेटर को शुरू कनेक्ट करा गया है इन द सर्किट अलाउिंग A and C टू प्लेस एट पॉजिटिव एंड नेगेटिव और नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोटेंशियल। कम्यूटेटर का काम क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल या फिर नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल, इसलिए लास्ट में वापस से डिस्क्राइब कर दूंगा, फटाफट से बस समझ लो कि चीज़ें किस तरीके से काम आ रही हैं, बस यही है। इसके बाद बस यही कि जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसे इस्तेमाल करा गया ताकि हम फोटो करंट को पढ़ सकें अच्छे से, इंटेंसिटी कैसे, रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी कैसी है, उसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, नेचर ऑफ थर्म, है ना, मटेरियल कैसा है। तो बस इतनी सी बात है कि हमने एक क्वार्ट्ज की वैक्यूम ट्यूब ली जिसमें हमने लाइट सेंसिटिव एक एनोड लगा दिया, एक कैथोड लगा दिया। एनोड होता है एक्सेप्टर या फिर कलेक्टर, सी, और कैथोड सी होता है एमिटर। हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर लगाते हैं ताकि हम डिजायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस ला सकें जो कि RN है। हमने माइक्रोमीटर लगाया और वोल्ट मीटर लगाया ताकि हम स्मॉल करंट्स को मेजर कर सकें, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकें। हमने कम्यूटेटर लगाया ताकि हम पॉजिटिव नेगेटिव करंट को देख सकें, फिर नेगेटिव पॉजिटिव एनोड और कैथोड अलाउ करें करंट को जाने के लिए। एक कम्यूटेटर, हाँ, तो कम्यूटेटर को कनेक्ट कर दिया गया सर्किट के अंदर ताकि हम एनोड और कैथोड को अलाउ कर सकें, ताकि वो प्लेस को स्विच कर सकें ना, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज़ यूज टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट है पर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि रेडिएशन की इंटेंसिटी कैसी होगी, रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, ये सारी चीज़ें तो उन सबको पढ़ेंगे। तो जो डिस्क्रिप्शन हो गया, मतलब यही बताना था कि इनके अंदर कैसी कैसी चीज़ें काम करती है ना। अब देखो, पहला है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या फिर इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। एमिशन में क्या भागीदारी है कि कितनी रेडिएशन पड़ेगी, कितनी नहीं पड़ेगी, कितनी अच्छे से पड़ेगी, कितनी बुरी तरीके से गिरेगी। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होता है, जो गिरती है, इंसिडेंट लाइट होती है। तो द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज केप्ट कांस्टेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट is increased at fixed potential difference between anode and cathode. Then it is found that as the intensity of light increases, photoelectric current also increase. सबसे सिंपल भाषा में इतना ही है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अंदर जो इंसिडेंट लाइट होती है वो इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस पे गिरती है, ये एनोड कैथोड पे गिरती है, एनोड एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। तो वो जो इंसिडेंट लाइट है ना, वो हम कांस्टेंट रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट निकलते हैं, है ना। जब इंसिडेंट लाइट को हम कांस्टेंट रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट निकलेंगे। पर जब उस इंसिडेंट, है ना, जब उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम इंक्रीज़ कर देंगे ना, जैसे कि यू इंटेंसिटी है, इसको हमने बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा, बस, और कुछ नहीं है। वो अलग चीज़ है। सबसे सिंपल बात, इन 5 लाइनों का मतलब, 6 लाइनों का मतलब, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जब इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो उसे कांस्टेंट रखते हैं, और जैसे हम इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे ना, किसी भी एक फिक्स्ड पोटेंशियल पर, एनोड और कैथोड के बीच में किसी भी पॉइंट पर बढ़ा दो, फिक्स्ड पोटेंशियल पर बढ़ा दो पर उसे, तो हमें क्या पता चलेगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इंक्रीज़ हो गई है।
है ना। अब मोहित के अंदर थोड़े सवाल उठेंगे, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और लाइट और इंसिडेंट। तो देखिएगा ये 4 शब्द हमेशा होता है, ये 4 शब्द। तो तू बता इसका मतलब क्या फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन, इंटेंसिटी, लाइट, 4 शब्द हैं, मतलब बता। इंटेंसिटी, मैं बताता हूँ। जैसे लिखा हुआ है, इंसिडेंट लाइट जो कि सबसे पहले गिरती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे कांस्टेंट रखते हैं। एंड जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट लाइट की, वो उसी चीज़ की, वो जो सबसे पहले गिर रही है ना, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको अगर हम बढ़ा देंगे ना, उस इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और इंटेंसिटी को, हाँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज केप्ट कांस्टेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड। लिख के भी देख लो, ये रही इंसिडेंट लाइट, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट। इसकी फ्रीक्वेंसी यानी लैम्डा को अगर हम कांस्टेंट रखें, ना छेड़ें, और इसकी जो इंटेंसिटी है इसको अगर हम बढ़ा दें, तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा that as the intensity of light increases the photo current also increase। फोटो करंट भी इंक्रीज होगा, ये फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। बता क्या बोला मैंने। कोई भी इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखनी है, इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलेंगे। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, इंक्रीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, such that photoelectric current varies linearly with the intensity of incident radiation, or photocurrent is directly proportional to the number of photoelectrons emitted per second। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो तूने अभी बोला है, एमिटेड पर सेकंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी की, लाइट की। ग्राफ यूँ जाएगा सीधे। दूसरा क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ पोटेंशियल, कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा है उसके अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं। तो हमने इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लिया, हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लिया, और फोटो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ पोटेंशियल, है ना। थोड़ा सा बड़ा है यहाँ, ये पूरा यहाँ तक, पर फटाफट से देख लेते हैं, है ना। कि एज वी कीप द प्लेट ए यानी एनोड, प्लेट ए यानी हाँ, एज वी कीप द प्लेट ए एट सम पॉजिटिव पोटेंशियल एंड कीप द इंटेंसिटी I1, यानी इस पर मान लो किसी पॉजिटिव पोटेंशियल पर हमने इंटेंसिटी I1 रखी है, एंड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन फिक्स्ड, की प्लेट ए पर, कि वी कीप द प्लेट ए एट सम पॉजिटिव पोटेंशियल, कि हमने एनोड को किसी पॉजिटिव पोटेंशियल पर रख रखा है, उसकी इंटेंसिटी को हमने I1 ले लिया है, और जो फ्रिक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की वो फिक्स कर दी है। तो अब क्या होगा, वी इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, है ना। जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल करेंगे, किसका, एनोड का, क्योंकि हमने उसका ही रखा है। इट इज़ फाउंड, हमें इससे क्या पता चलेगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इंक्रीज विद इंक्रीज इन पॉजिटिव। अब वही वो किसी पिटी लाइन है कि मान लो कि हमने प्लेट ए ले ली एनोड, उसका अगर हमने पोटेंशियल ले लिया कोई पॉजिटिव पोटेंशियल, उसका हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट या इंटेंसिटी ऑफ, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को हमने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हमेशा क्या लेते हैं, कांस्टेंट या फिक्स्ड। तो इंटेंसिटी हमने I1 ले ली, तो जैसे जैसे हम इस पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, जो फोटो इलेक्ट्रिक होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वो भी बढ़ेगा, है ना। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो भी बढ़ जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि एट सम स्टेज, कुछ स्टेज पर, यानी कुछ एक ऐसे पॉइंट पर आके
फॉर अ सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, जो फोटो करंट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा एंड सच सैचुरेट, यानी उससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा। सैचुरेट मतलब अब और ज़्यादा उसमें चीज़ें नहीं घुस सकती। जैसे नींबू पानी में तूने इतनी ज़्यादा चीनी घोल दी पानी के अंदर कि और चीनी मिल ही नहीं सकती, वो सैचुरेशन हो गया, सैचुरेट एकदम, है ना। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो सैचुरेट हो जाएगा, मतलब ओवर पोटेंशियल नहीं बढ़ पाएगा, मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाएगा। एंड देन आफ्टर दिस अगर हम इंक्रीज़ करेंगे पोटेंशियल को और ज़्यादा, तो जो फोटो करंट होगा वो इंक्रीज़ नहीं होगा। कि यहाँ तक कहानी कैसे लगी थी, जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे थे पॉजिटिव पोटेंशियल को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बढ़ते जा रहा था, उसका करंट भी बढ़ते जा रहा था, पर एक पॉइंट पे आके वो मैक्सिमम हो गया, सैचुरेट हो गया। तो इसको अब हम चाहे जितना भी बढ़ा लें, ये इससे ज़्यादा नहीं जाने का, है ना, ये इससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं, ये बात है। सो दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन करंट, और इस मैक्सिमम वैल्यू को हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं, है ना, सैचुरेशन करंट। अब सैचुरेशन करंट किसे बोलते हैं? सैचुरेशन करंट उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं जहाँ पर जो हमने फ्रीक्वेंसी जो होती है इंसिडेंट लाइट की, उसे हमने एनोड पर मान लिया होता है फिक्स, इंटेंसिटी को I1 मान लिया होता है, किसी भी पॉजिटिव पोटेंशियल पर उसे सेट करा होता है। ये देखो पॉजिटिव पोटेंशियल पर कुछ, तो जैसे जैसे हम उसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है, पर एक पॉइंट पर आके पॉजिटिव पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, वो उसका पोटेंशियल हिट कर जाता है, वो उसका मैक्सिमम पॉइंट हिट कर जाता है, वो सैचुरेट हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बढ़ेगा, और उस पॉइंट पे जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू चेंज नहीं होती फोटो करंट की, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, उसे ही सैचुरेशन करंट बोला जाता है, उसे ही सैचुरेशन करंट बोला जाता है, ठीक है। एंड एट दिस स्टेज, इस पॉइंट पर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय कैथोड आर कलेक्टेड बाय प्लेट ए, समझा क्या, प्लेट ए। और इसी पॉइंट पर, इसी सैचुरेशन करंट वाले पॉइंट पर जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट करे जाते हैं सी के द्वारा, वो सारे के सारे कलेक्ट हो जाते हैं ए के ऊपर। वो जो हमने पढ़ा था ना कैथोड रे है ना, यानी सी से निकलेंगे ए पे आएंगे, तो इसी पॉइंट पर यहाँ पे सैचुरेशन करंट हिट होता है, और इसी पॉइंट पर यहाँ पे सारे के सारे ए आके कलेक्ट हो जाते हैं। सैचुरेशन करंट यही होता है ना। ये अब जैसे डायग्राम है, इधर एक ये 0 है, ये पोटेंशियल जा रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ये नेगेटिव रिटार्डिंग पोटेंशियल यानी कम हो रहा है यहाँ से। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल जैसे जैसे हमने वैल्यू बढ़ाई तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, और तीनों के तीनों यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखो ये इस ग्राफ का मतलब मुझे भी नहीं पता, पर बना लेते हैं क्या जा रहा है कि इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी आर फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, पोटेंशियल अलग है तीनों की। अब देखो नेगेटिव की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या बात करी थी, ए के ऊपर बात करी थी पॉजिटिव पोटेंशियल पर। अब देखो इफ़ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल टू द प्लेट ए, उसी ए प्लेट पर अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं एंड इंक्रीज़ करते हैं पोटेंशियल को, देन हमें क्या पता चलेगा कि फोटो करंट जो है वो कम हो रहा है, उसमें बढ़ रहा था इसमें कम हो रहा है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी। कब तक होगा? जब तक वो 0 नहीं हो जाता। जैसे ही वो 0 हो जाएगा, फॉर अ सर्टन वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव V नोट ऑन प्लेट ए, तो इसमें सिंपल सा इतना है, उसी ए प्लेट पर जब हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो जैसे जैसे हम उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होता जाएगा। कब तक बंद होगा? तब तक कम होते जाएगा जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। और 0 कब होगी? इट बिकम्स 0 फॉर अ सर्टन वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल माइनस V नोट, माइनस V नोट पर होगी, माइनस V नोट पर नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लेट ए के ऊपर। बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, किसी एक सर्टेन पॉइंट पर हो गई 0।
तो अभी तक हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट में देखा था एक्सपेरिमेंट के अंदर दो चीज़ें। पहला होता है इंटेंसिटी। अगर फ्रिक्वेंसी को फिक्स ले लिया, इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ा रहे हैं किसी फिक्स्ड पोटेंशियल के ऊपर, अगर मान लो हमने बढ़ा दिया तो हमें पता चलेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा निकलेंगे। इंटेंसिटी जैसे जैसे ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी का हमें बाहर फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। दूसरा हमने देखा पोटेंशियल के ऊपर, पॉजिटिव बढ़ाएंगे बढ़ते रहेगा, एक पॉइंट पे आके नहीं बढ़ेगा, उसके बाद हम कुछ भी कर ले नहीं बढ़ने वाला, उसे सैचुरेशन करंट बोल देंगे। नेगेटिव बढ़ाएंगे तो घटते जाएगा एक पॉइंट तक, 0 तक, और उसी 0 पॉइंट पे वैल्यू अब और कम नहीं होगी, उसे हमने माइनस नेगेटिव V0 बोल दिया। ठीक है, आ गया समझ। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, बार रिवाइज करने का क्या फायदा। स्टॉपिंग तेरे को पता है ना क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल एक वो पॉइंट है जहाँ पे रुक जाता है एकदम जीरो। हाँ, तो फॉर अ पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो जो इंसिडेंट लाइट पड़ती है, इंसिडेंट रेडिएशन पड़ती है, उसी पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, फॉर अ पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है ना, कि उस लाइट की, है ना, वो जो लाइट गिर रही है ना, तो वो जो रेडिएशन है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V0 होगा गिवन टू द प्लेट A फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम 0, इसको बोला जाता है कट ऑफ या फिर एट स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ उससे बोला जाता है, V0 को बोला जाता है, जहाँ पर किसी भी ए प्लेट की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 हो जाती है ना, किसी पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर जो इंसिडेंट रेडिएशन होती है, जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V0 होता है गिवन टू द प्लेट ए फॉर विच जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है 0। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यही होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, इसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनोड नेगेटिव पोटेंशियल जहाँ पर वो हो जाती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0। किसी भी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर, किसकी फ्रीक्वेंसी पर? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर, जहाँ पर V0 की वैल्यू हो जाती है ए पर 0 हो जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ए पर ना, हाँ, ए पर जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V0 होगा ना, उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0। V0 के लिए, V0 ऑफ ए के लिए फोटो इलेक्ट्रिक की वैल्यू 0। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है इज सफिशिएंट टू रिपीट इवन द मोस्ट एनर्जेटिक photo electrons with maximum kinetic energy. So at this photo current becomes 0. Maximum kinetic energy is given as, maximum kinetic energy कैसे देते हैं, हाफ एम वी का स्क्वायर मैक्स, इसे हम बोलते हैं EV0। ये ज़रूरी है ना कि जो हाफ एम वी स्क्वायर है ना, वो EV0 है। स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, ये है मास, ये है वेलोसिटी, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, और ये है E इलेक्ट्रॉन। क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें क्या हो रहा है, इन दिस कंडीशन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना इज सफिशिएंट टू रिपीट इवन द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो एट दिस फोटो करंट बिकम 0, इसमें भी फोटो करंट 0 बन जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऐसे आएगी। मतलब इस फॉर्मूले को याद कर लो, है ना। अब तीसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन ना स्टॉपिंग पोटेंशियल की इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी पढ़ेली, पोटेंशियल पढ़ेली और फ्रीक्वेंसी पढ़ेली। हाँ, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा इंसिडेंट रेडिएशन पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक डायग्राम दे रखा है, कैसा, ऐसा डायग्राम है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -V01 है, -V02 है, -V03 है, तीनों के तीनों जाके एक ही लाइन में जुड़ रहे हैं, ये μ3 μ2
ये म्यू वन, ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है, ये कलेक्टरेबिलिटी यानी यहाँ पे कलेक्ट होंगे, यहाँ पे सबका सैचुरेशन पॉइंट एक ही है, कितना ही कम ज़्यादा कर लो एक ही पॉइंट पे आएंगे। सैचुरेशन करंट एक ही हो गया। अब देखो कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट होता है कांस्टेंट हो जाती है जितनी भी बढ़ा ले। हाँ, कि कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट कांस्टेंट। अब इसमें हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज इनिशियली, नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेन। शुरुआत में तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन नहीं होगा। जब हम क्या करेंगे, इंसिडेंट लाइट जो होगी ना, उस इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को तो रख देंगे कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी को करेंगे इंक्रीज। तो शुरुआत में तो कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, बट आफ्टर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी, कुछ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी कुछ समय बाद, इफ़ द फ्रिक्वेंसी इज़ इंक्रीज, अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो जो फोटो करंट होगा वो भी इंक्रीज होना शुरू कर देगा और कांस्टेंट हो जाएगा एक पॉइंट पे आके, और उसे बोलेंगे हम सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। इस पहले तो नहीं पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, है ना, इसमें क्या कर रहे थे, ये देखो ना, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे थे। इसमें हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे थे और मैक्सिमम वैल्यू पे जाने के बाद सैचुरेट हो रहा था। यहाँ पे भी एक वैल्यू शुरुआत में कुछ नहीं हो रहा, बाद में जाके हो रही है, तो बात एक ही है। बस डेफिनेशन दोनों कोई सी भी लिख देना, एक ही बात है। बस यही बात है कि जब हम इंटेंसिटी को रखेंगे कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, कुछ समय तक कुछ नहीं होगा, बाद में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ने लगेगी, फिर वो हो जाएगी कांस्टेंट, उसे बोलेंगे, उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बोलेंगे सैचुरेशन करंट। Different value of stopping potential but the same value of saturation current for incident radiation of different frequency, है ना, कि अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पर भी एक ही जगह कांस्टेंट आ रहे हैं सारे के सारे। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा इज मोर नेगेटिव फॉर हायर फ्रिक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वी नॉट, ये ज़्यादा होगा किसके लिए, इज़ मोर नेगेटिव, ये सब किसके लिए ज़्यादा होगा, फॉर हायर फ्रिक्वेंसी, मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी। दिस इम्प्लाइज दैट ग्रेटर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट लाइट ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। हाँ, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिशन, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब लॉज पढ़ लेते हैं इस चीज़ के कि लॉज क्या है किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज क्या है। पहला लॉ, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो कि एनोड या कैथोड होते हैं, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी बाहर निकलना ही निकलना है क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा बता दिया, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ द लाइट की। जो हमने देख लिया तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सबसे शुरुआत में देखा था, है ना। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो सैचुरेशन करंट होगा इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, है ना। इस अगर सैचुरेशन करंट है, हाँ, तो सैचुरेशन करंट, अब इसके ऊपर बातचीत थी, तो क्या बातचीत है कि फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड, जिसके ऊपर अगर लाइट गिरेगी तो वो रिएक्ट करेगा, उसे फोटो सेंसिटिव बोलते हैं, एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो सैचुरेशन करंट इज़ फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, ये प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के, है ना, कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी सैचुरेशन करंट भी बढ़ेगा, पर एक पॉइंट पे आके पर जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अबे इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है इस चीज़ से। इंटेंसिटी बढ़ेगी I3 तो ये भी बढ़े, कांस्टेंट होएगा लेकिन बढ़ते जाएगा, हाँ। बढ़ते जाएगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है वो तो पता ही है ना,
कि एक पॉइंट पे आके फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। ए के लिए जो वी नॉट थी तो वो सिंपल सी चीज़ है, सैचुरेशन करंट है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, पर उसका कोई भी रिलेशन नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ, ये बोला है दूसरा पॉइंट में। और पहला पॉइंट पता है इंटेंसिटी फोटो करंट की प्रोपोर्शनल होती है। तीसरा पॉइंट, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट ए सर्टन मिनिमम कट ऑफ यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, कि हर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए एक सर्टन मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू या फ्रिक्वेंसी होती है ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। एनोड पर किसकी वैल्यू जीरो देख भाई, ये देखिए रहा, ये एक क्या है, मेटल फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, की सरफेस। इंसिडेंट रेडिएशन गिरेगी, है ना, गिरेगी नहीं गिरेगी, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एक मिनिमम कट ऑफ वी नॉट की मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम, जहाँ पर इस जो जिसे हम क्या बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की, इसके ऊपर जाती है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या है, पर इससे पहले तीसरा पॉइंट में बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक टेक प्लेस, की उससे अगर कम होगी तो टेक प्लेस नहीं करेगा, नो मैटर हाउ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज लीनियरली विद द फ्रिक्वेंसी। इंटेंसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रिक्वेंसी मैच करनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। अब चौथा पॉइंट क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब फटक से हो जाती है, गिरते ही हो जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फटक से हो जाती है किसी भी अपेरेंट टाइम के, मतलब ये सरफेस है, गिरते ही निकल गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ से प्राइमरी गिरे सेकेंडरी निकल गए, तो यहाँ से हमने रेडिएशन फेंकी, फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड की पार हुई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, कोई लैग नहीं है। टाइम लैग अप्रॉक्स और लेस, मतलब 10⁻⁻9 सेकंड या इससे भी कम होता है। इवन व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड एक्सीडिंगली स्लो, मतलब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे फेंक रहे हैं ना इंसिडेंट रेडिएशन को। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मे हैव काइनेटिक एनर्जी बिटवीन 0 to a मैक्सिमम वैल्यू के मैक्स। अब देखो, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसे हम फेंकेंगे मटेरियल के ऊपर, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो 0 से लेके मैक्सिमम होती है। तो फॉर अ गिवन स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, ई वी नॉट, और के मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। बस अब ये देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी क्या कहती है, दो तरीके से तीन थ्योरी हैं, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन आएगा, फिर आइंस्टाइन फोटो इक्वेशन आएगी, फिर एक्सप्लेनेशन आएगी उसकी, फिर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फिर डी ब्रोगली आएगा, हो जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, सुनने वाली बात है, इसमें कुछ लिखने वाला है नहीं, सुनते रहो। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द एमिशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का एमिशन होता है फ्रॉम द सोर्स एंड इट्स अब्जॉर्प्शन की। देखो, वेव थ्योरी के अनुसार जो एमिशन होता है एनर्जी का, एनर्जी जो निकलती है उसके सोर्स से, और जो अब्जॉर्प्शन होता है किसी दूसरे सरफेस के द्वारा, एक से निकल के दूसरे में घुसेगी, वो दोनों के दोनों कंटिन्यूस फिनोमिना है, ऐसे कंटिन्यूस हैं, होते रहते हैं। एंड ईच अमाउंट एनर्जी इज एमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड, और मतलब ईच अमाउंट जितनी निकल रही है उतनी एब्जॉर्ब हो रही है, ईच अमाउंट। नो वन साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुड एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के ऊपर नहीं दिखा पाए थे कोई भी साइंटिस्ट इसे। तो पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन शुड बी एमिटेड बाय द लाइट of all frequency because electrons should absorb energy continuously from incident light and after absorbing required energy for emission it should emit। क्या बोला गया इस थ्योरी में कि देखो भाई,
फ्रीक्वेंसी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लाइट जो इंसिडेंट लाइट है वो लगातार गिरते जा रही है, तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए निकलने के लिए वो उनके पास आ ही जाएगी कंटिन्यूसली, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। तो वेव थ्योरी के अंदर पहली थ्योरी हमारे पास ये थी कि क्योंकि जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट है वो लगातार कंटिन्यूस गिरते जा रही है और मतलब जो मेटल सरफेस है वो एब्जॉर्ब करते जा रही है उस एनर्जी को, तो इलेक्ट्रॉन को एमिट होना चाहिए था। पर असल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब तक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार नहीं करेंगे, जब तक वो उस कट ऑफ को पार नहीं करेंगे, जब तक एक गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो होता है उसकी कोई मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम पोटेंशियल स्टॉपिंग है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू नहीं होगी इंसिडेंट रेडिएशन की, जब तक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पार नहीं होगी, जब तक क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। दूसरी वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या जो गिरते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करनी चाहिए इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस विल इंक्रीज, हेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगी। क्या बोला गया इसके अंदर कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना लाइट की और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे उनकी जो लाइट की काइनेटिक एनर्जी है ना वो डिपेंड करनी चाहिए इंटेंसिटी पर। ये देखिए ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो लाइट है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो लाइट है, ये इनकी जो लाइट है, ये देख इधर लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनकी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के है ना वो डिपेंड करनी चाहिए इंटेंसिटी पर। क्यों करनी चाहिए, ऐसा क्या मानना था साइंटिस्टों का? तो इनका मानना था क्योंकि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लाइट जो गिरेगी वो बढ़ेगी सरफेस पर, वो बढ़ेगी तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाएगी वो एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को द्वारा, तो लाइट एमिट करेगी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो इंक्रीज, बट असल में ऐसा भी नहीं होता। तीसरी क्या है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट देयर मस्ट बी सम टाइम लैग, कि टाइम लैग होना चाहिए कुछ, जो सामने पढ़ा था ना टाइम लैग नहीं होता, पर टाइम लैग होना चाहिए कुछ बाय द वे बिटवीन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंस ऑफ लाइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन शुड टेक सम टाइम टू एब्जॉर्ब रिक्वायर्ड एनर्जी, मतलब कुछ तो समय लगता होगा ना रिक्वायर्ड करने के लिए एमिशन, बट एक्चुअली देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तीन वेव थ्योरी हैं, कौन सी? पहली में हमें क्या बोला था, बताएगा? पहले में हमें बोला था हाँ कि जो लाइट होती है वो इंटेंसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो एमिशन है इंटेंसिटी पर डिपेंड करने से फ्रीक्वेंसी पर नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो लाइट ज़्यादा गिरेगी, लगातार लाइट गिरती जाएगी तो वो एब्जॉर्ब करते जाएंगे कुछ समय, है ना, तो एब्जॉर्ब करते जाएंगे तो उनके पास इनफ एनर्जी आ जाएगी निकलने के लिए, पर वो डिपेंड करती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। दूसरे पॉइंट के अंदर हमें बोला गया था, क्या बोला गया था, काइनेटिक एनर्जी, कि जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे लाइट गिरना बढ़ेगा तो एनर्जी ज़्यादा, मतलब वो जो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, तो एमिट भी ज़्यादा होगी, है ना। देखो लिखा हुआ है कि शुड बी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बिकॉज इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस विल इंक्रीज, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी जो गिरेगी सरफेस पर वो बढ़ेगी, है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाएगी इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो बढ़ेगी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो इंक्रीज, की जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़नी चाहिए, पर असल में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी असल में नहीं बढ़ती, नहीं पता किसी को भी। तीसरा पॉइंट मैं क्या बोला कि टाइम लैग होना चाहिए, क्योंकि जो गिरी है उनके ऊपर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम तो होना चाहिए ना एमिट करने के लिए, पर असल में ऐसा भी नहीं होता, एब्जॉर्ब होती ही निकल जाती है,
गिरते ही एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये 3 वेव थ्योरी थी फालतू की। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन देख लेते हैं। फोटोन का क्या कॉन्सेप्ट है, फोटोन किसे बोलते हैं, क्वार्टरा क्या होता है ना। ये देखो कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। चलो पहले इतनी 1 घंटे की तो डाल दे।